हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आज की क्लास में हम कंप्यूटर साइंस और आपके जनरल साइंस जीएस इसके क्वेश्चन हैं हम करेंगे। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपके आरएस और एसआई हो, आरएस और एसआई हो, चाहे आपके महिला सुपरवाइजर हो, तो इन तीनों के तीनों एग्जामों में आपके कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन और आपके जनरल साइंस दैनिक विज्ञान काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपके एग्जाम का। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन, और आगे आने वाले 15 से 20 दिन में है हम एक बार पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर कर लेंगे, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट में दिया हुआ हो, आरएस या एसआई का हो, या फिर महिला सुपरवाइजर का हो। आपने पिछला महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें जो पीछे आरएस 2018 है, आरएस 2018 में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं पहले एक दो क्लास में आपको कवर करवाऊंगी। तो आज की क्लास में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो आरएस 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी आपके जूनियर अकाउंटेंट महिला सुपरवाइज इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। तो आज से हम अगले 15-20 दिन में जनरल साइंस और कंप्यूटर है वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कंप्यूटर का, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, पेज मेकर, वर्ड, फोटोशॉप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा क्या होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो होता है जो कि कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, या फिर जो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मान लीजिए कि जो ऐप होते हैं, जो अपन एप्लीकेशन जो मोबाइल में चलाते हैं उसी प्रकार ऐप होते हैं। जैसे आप वर्ड देख लीजिए, वर्ड है आपके कंप्यूटर में क्या यूज में लेते हैं? आप टाइपिंग करना हो या फिर कोई मैटर है वो उसमें रखना हो, या फिर कोई भी फॉर्मेशन करनी हो, कोई भी एडिटिंग करनी हो, तो आप वर्ड में कर सकते हैं। ऐसे ही फोटोशॉप में कर सकते हैं, ऐसे ही पेज में कर सकते हैं। लेकिन विंडोज 7 क्या है? ये एक विंडोज है। किस प्रकार? जैसे आपने देखा होगा विंडोज एक्सपी होती है, विंडोज 10 होती है, विंडोज 11 होती है, विंडोज 98 होती है। तो इस प्रकार ये कौन सी होती है? विंडोज होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? विंडोज 7 नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। ये तीनों के तीनों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? ये आपके प्री 2018 आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। आरएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? रेयन, लिनन, जूट और नायलॉन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन कुछ जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं। कौन से? एलिफेटिक यौगिकों पर आधारित जो कृत्रिम पॉलीमर का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? नायलॉन। किसे बोलते हैं? कृत्रिम पॉलीमरों के समूह को क्या बोलते हैं? नायलॉन बोलते हैं। और ये एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। ठीक है, जिसमें जो रेशे होते हैं उन परतों और अन्य आकारों में डाला जा सकता है। जो इसकी जो परतें होती है यानी इसके रेशे होते हैं उनको परतों में डाला जा सकता है, या फिर कोई भी अन्य आकार है वो दिया जा सकता है। तो गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण कौन सा है? नायलॉन होता है, जो कि क्या होता है? एलिफेटिक यौगिकों पर आधारित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अभी तो मैं आपको अगले 10-15 दिन में जो आपके आरएस में आए हुए, जो पीछे के आरएस 2018 उसमें आए हुए जनरल साइंस के क्वेश्चन हो गए, आपके एसआई 2021 में आए हुए होंगे, इसके अलावा महिला सुपरवाइजर 2018 और 2015 में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो होंगे, वो पहले मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान बोर्ड यानी आरएसएसबी है, ये ले या फिर चाहे आरपीएससी ले,
आरपीएससी ले, इनमें जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमें पढ़ने में हमारे सामने नहीं आए वो रिपीट हो जाए तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर सोल्व करने चाहिए। और अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है, तो इससे पहले हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। उसके बाद है वो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी है वो वोलेटाइल प्रकृति की है? रैम, रोम, पी रोम और ईपी रोम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो कौन सी होती है, क्योंकि सीधा ही अगर मैं आपको आंसर बता दूंगी तो वो आप गूगल भी कर सकते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, जो हमारी जो मेमोरी होती है उसमें जो अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है वोलेटाइल, मेमोरी और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो मेमोरी विद्युत आपूर्ति बंद होने पर, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर, अगर विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है यानी अपना कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है तो डाटा को सेव नहीं रख पाती, यानी वो डिलीट हो जाती है। तो ऐसी मेमोरी जो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी अपने डाटा को है वो सेव नहीं रखती, तो वो होती है वोलेटाइल यानी नाशवान, यानी जो कि खत्म हो जाती है, वो होती है वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल वो होती है जो विद्युत आपूर्ति बंद होने पर भी, विद्युत आपूर्ति है वो बंद हो जाती है तो उसके बाद भी अपने डाटा को है वो सेव रखती है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी वो नाशवान नहीं होती। अगर हम वोलेटाइल की बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? रैम हो सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको सारा का सारा याद करवा दूंगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है, ये भी 3 प्रकार की होती है। अब आपको सीधे इसमें दिया हुआ है कि मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की है, तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यही है वो क्या है? वोलेटाइल प्रकृति की है। अब रैम में भी कई ऑप्शन होते हैं, जैसे डायनेमिक हो गया, डायनेमिक मेमोरी हो गई, और इसमें स्टैटिक रैम हो गई, एनवी रैम हो गई। तो ये सारे की सारी कौन सी होती है? वोलेटाइल होती है, यानी रैम होती है वो वोलेटाइल होती है। दूसरी आ गई नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल वही होगी कि जिसमें है वो डाटा है वो विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद यानी लाइट जाने के बाद भी है वो डाटा सेव रख पाती है, वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और वो कौन सी होती है? रोम होती है। तो रोम हो गई, पी रोम होगी, ईपी रोम होगी, ये सारे के सारे रोम के प्रकार है। यानी रोम क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी, पी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक ईईपी रोम भी होता है, और उसमें जो डबल ई होता है उसका एक का होता है इलेक्ट्रिकल, फिर इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मैंने आपको मेमोरी के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी है जो कि काफ़ी यूजफुल होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं एक्स किरणें, पेराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और एक गामा किरणें। तो जो आपके टीवी रिमोट होता है उसमें जो तरंगें यूज होती है वो होती है अवरक्त किरणें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए है एक मंच प्रदान करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वही ऐप हो गई, जैसे वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, और कौन सा फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, वो तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया कि जो एक लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज को चेंज करते रहते हैं, मशीनी लैंग्वेज को अपर जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है उसमें उच्च स्तरीय लैंग्वेज को निम्न स्तरीय लैंग्वेज में बदलने वाले होते हैं, वो होते हैं ट्रांसलेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, ताम्र सदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की या टिन, जस्ते की, एल्यूमिनियम की और शीशे की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। टिन की जो परत है वो पित्तल के बर्तनों पर चढ़ाई जाती है ताकि पित्तल है वो खराब ना हो, उसका संक्षारण न हो। आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं होती हैं, लोहे की वस्तुओं को है वो जड़ लगने से बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वो किस चीज़ की होती है और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट की जो टिन होता है उसे रांगा भी बोलते हैं, तो रांगे की परत है वो चढ़ाई जाती है पित्तल के बर्तनों पर ताकि वो खराब न हो। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो आपको काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आउटपुट कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, ये आपको काफी बार पूछा जाता है। स्कैनर, प्लॉटर, ट्रैक बॉल और स्टाइलिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू प्लॉटर। प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस यानी कि जो हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है, तो वो आउटपुट हमें किस डिवाइस के अकॉर्डिंग मिलता है, तो वो तो होते हैं आउटपुट। और हम जो कि इसको कंप्यूटर को देते हैं वो होता है इनपुट। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया जो कि हम उसको कंप्यूटर को देते हैं, ट्रैक बॉल हो गया, स्टाइलिस हो गया, ये सारी की चीज़ें हैं, ये है इनपुट। ये क्या उनसे है, ये है इनपुट। और जो प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या चीज़ें क्या होती है जिससे हमें आउटपुट मिलता है, तो ये सब हो गया आउटपुट डिवाइस से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में और पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। ऑप्शन थर्ड, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में परा उच्च आवृत्ति की तरंगें है वो संचारित की जाती हैं। अगर हम परा उच्च आवृत्ति की तरंगों की बात करें तो ये कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, विकिरण की एक पट्टी सी होती है, विकिरण की पट्टी होती है। अगर इससे पूछ ले कि इनमें जो आवृत्तियां होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज, या फिर आपसे पूछ सकता है कि 300 से 3 गीगाहर्ट्ज, कौन सा भी आ जाए आपका दोनों ही सही होगा। 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। और जो ये होती है ये डेसीमीटर में मापी जाती है, तो इन्हें डेसीमीटर पट्टी या फिर तरंग भी कहते हैं। इन्हें डेसीमीटर पट्टी या फिर तरंग भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो तरंग होती है वो 10 से 1 डेसीमीटर होती है, 10 से 1 है वो डेसीमीटर होती है। तो आपको समझ में आ गया कि अंतरिक्ष तरंगों के रूप में वो परा उच्च आवृत्ति है वो संचारित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे है वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है वो आपको नहीं रखनी है, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 मंथ है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको इतने अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है कि कोई भी डाउट नहीं रखना है, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर करनी है। और आप साथ में ही ये जो टेस्ट होगा इसकी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लर्न विद प्रीत चौधरी, उस पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वहां से भी आप इसको रिवीजन के मोड पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे आई हैं। साथ में वहां पे मैं आपको है वो हर टाइम अपडेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो देती रहती हूँ। साथ में जूनियर अकाउंटेंट, महिला सुपरवाइजर या फिर संगणक, RS, SI सभी के सिलेबस भी मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कोई भी इनसे रिलेटेड मैटर होता है वो वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता है वो कंप्यूटर की नहीं है। गति, शुद्धता, कर्मठता और लैक ऑफ इंटेलिजेंट यानी बुद्धि की कमी। तो अब देखें ना, तो हमें ये क्वेश्चन है काफी बार गलत हो जाता है, क्योंकि हमें दिखता है कि गति भी है, शुद्धता भी है, कर्मठता भी है और बुद्धि की कमी तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखते हैं तो कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता है उसकी नहीं है। गति भी बहुत, स्पीड भी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एक्यूरेंसी भी बहुत होती है और कर्मठता भी बहुत होती है, लेकिन उसमें बुद्धि की कमी होती है, यानी वो खुद सोच समझ के कुछ भी नहीं करता, उसे जो कमांड दी जाती है उसे ही फॉलो करता है। आपने देखा होगा कि रोबोट होते हैं वो जो उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो कमांड दी जाती है उसे फॉलो करते हैं, खुद के माइंड से कुछ नहीं सोचा जाता, तो यानी इनके बुद्धि की कमी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है, ये कंप्यूटर की एक लिमिट है, सीमा है, कमी है उसकी, ना कि उसकी विशेषता। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है अमूर्त बीजगणित पर, अव्यूह बीजगणित पर, बूलिय बीजगणित पर और रैखिक बीजगणित पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड यानी बूलिय बीजगणित। आपने 10th या 11th 12th में पढ़ा होगा बूलिय बीजगणित।
बूलिये बीजगणित। उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो कई प्रकार के गेट होते थे, हमें बनाना होता था कि जैसे और गेट हो गया, नोर गेट हो गया, एंड गेट हो गया, कि किस प्रकार है वो इनपुट मिलेगा, उसके कितने आउटपुट मिलेंगे, इन पे हमें बनाना होता। तो वो क्या होता है, वो होता है बूलिये बीजगणित। तो बूलिये बीजगणित होता है वो कंप्यूटर की मशीनी भाषा पर आधारित होता है। उसमें 0 और 1 होते थे। आपको याद होगा, आपने अगर आप साइंस से यानी साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपने ये चीज़ें जरूर पढ़ी होंगी, या फिर आपने कंप्यूटर में भी ये चीज़ें काफ़ी बार पढ़ी होंगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि फोटोशॉप क्या होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नोटपैड भी होता है, मैंने आपको बताया था कि वर्ड होता है, तो नोटपैड भी क्या होता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पेज मेकर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, वर्ड हो गए, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज 7 है, ये एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे जो भी कूट दिया होता है उसे हमें राइट क्लिक करना है। द्राक्षा शर्करा है वो किसे बोला जाता है? फल शर्करा, चीनी शर्करा और स्टीविया। सबसे पहले बात करें द्राक्षा शर्करा, ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी लैक्टोज। जहाँ पर भी आपको लैक्ट नाम दिख जाए तो वो दूध या दही से संबंधित होगा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। फल शर्करा की बात करें तो फ्रक्टोज, चीनी शर्करा सुक्रोज और स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। तो ये जिसमें भी नीचे आपको कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर वर्गीकरण यानी कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया, जैसे मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, नोटपैड हो गया, ये सारे क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी और नोटबुक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्स फ्रेम नाम का कोई भी कंप्यूटर नहीं होता। मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, सुपर कंप्यूटर भी होता है और नोटबुक भी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि मैक्स फ्रेम कोई भी कंप्यूटर नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा होता है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, जो कि मौसम वगैरह के जो भविष्यवाणी करता है, वो सब चीज़ देखता है, वो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथक्करण और कार्बन अवशोषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्बन पदचिह्न। अगर हम बात करें कार्बन फुटप्रिंट की, तो ये जो एक कार्बन फुटप्रिंट होता है, यानी एक कार्बन पद चिन्ह होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी के समान ही होता है। यानी कोई व्यक्ति, घटना, संगठन या फिर उत्पाद के कारण जो कुल उत्सर्जन हुआ है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट को। अगर हम देखें कि कार्बन फुटप्रिंट का और अर्थ क्या हो सकता है, कि मान लीजिए कोई एक संस्था है या फिर कोई व्यक्ति है या फिर कोई उत्पाद है जिसके द्वारा कुल कार्बन का उत्सर्जन किया गया है, तो वो क्या होते हैं? कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पद चिन्ह होते हैं। और इसी उत्सर्जन को कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसों के रूप में देखा जाता है, या ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्बन फुटप्रिंट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है। मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और मैनुअल। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स हो गया, इम्पैक्ट हो गया, नॉन इम्पैक्ट हो गया, ये सारे भी हम आगे है वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे समझें कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर डेजी व्हील प्रिंटर के एक प्रकार का प्रिंटर है, इसकी बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील है वो इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ई आर रोम और रोम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 2, डायनेमिक रैम है वो 1 सेकंड यानी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश से होती है। स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है और ये दोनों कौन सी है? रोम है। तो ये है वोलेटाइल मेमोरी और ये है वो कौन सी है? नॉन वोलेटाइल। ये है नॉन वोलेटाइल। अगर डायनेमिक रैम की बात करें तो इसे है वो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता रहती है, यानी इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन जो रैम होती है उसका ये एक स्टैटिक रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने इनमें से स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोनों में से अगर आपको डिफरेंस पूछ ले तो स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन डायनेमिक रैम है उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए पर्यावरण प्रदूषक होते हैं, यानी ये उत्तरदायी होती हैं। जो पृथ्वी के अगर वायुमंडल में बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ये जल के साथ क्रिया करते हैं। जल के साथ क्रिया करने के बाद ये नाइट्रिक अम्ल और एक जो गंधक का तेजाब होता है उनका निर्माण कर लेते हैं। यानी जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है वो वायुमंडल में है, वो जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो जल के साथ क्रिया करके है वो गंधक का तेजाब बना लेते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? फिर अम्ल वर्षा बोलते हैं। इन्हीं के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है। और जो अम्ल वर्षा होती है उनके दोनों जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं निकलते कहाँ से हैं? आपने देखा होगा कि जो कारखानों की चिमनियाँ होती हैं, कारखानों की चिमनियां हो गई, बस और जो स्वचालित वाहन होते हैं उनके धुएं से हो गए, तो उनसे है ये निकलती हैं और ये वायुमंडल में उत्सर्जित होकर वायुमंडल के में मिल जाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, डीपीआई का विस्तृत रूप है डॉट्स पर इंचेज, डॉट्स पर सिक्योर इंचेज, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम्स और ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डॉट्स पर इंचेज है वो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है। मैं आपको कई फुल फॉर्म भी अच्छे से कवर करवाऊंगी क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछी जाती है। एक आपको है वो शॉर्टकट की पूछी जाएगी, फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी कि कौन किस किस की है। तो डीपीआई की होती है डॉट्स पर इंचेज। एक आपकी होती है डॉट पिंच, वो क्या होती है? वो एक मापन इकाई होती है जो पिक्सल के बीच के जो वर्टिकल दूरी होती है उसे मापने के लिए होती है। जो आपके पिक्सल यानी जो पिक्चर की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सी होती है? पिक्सल होती है। और पिक्सल को मापने की जो इकाई होती है वो डॉट पिच होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? केस मेमोरी, मैन मेमोरी, रजिस्टर और रोम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, मेन मेमोरी है उसका यूज है वो आधिकारिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2, मेन मेमोरी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस साइड इसरो के केंद्र दिए हुए और इस साइड स्थान दिया हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इसरो का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रपुरम, केरल। ये आपको बताना है आगे कि कौन कौन से सही सुमेलित किए हुए हैं। UR राव उपग्रह केंद्र, बेंगलुरु, कर्नाटका। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है वो बेंगलुरु, कर्नाटका। तो इनमें से एक कूट में देखना है कि कौन कौन सा सुमेलित दिया हुआ है। अगर हम बात करें आपके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो कहाँ है? त्रिवेंद्रन, केरल में है। UR राव उपग्रह केंद्र वो कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में है। तो ये दोनों आपके सही दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1, A व B है वो सही दिए हुए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है क्या बोलते हैं? OMR, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल स्कैनर। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करते हैं वो होता है OMR। हम जो एग्जाम में OMR सीट भर के आते हैं
OMR सीट भर के आते हैं, तो वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, वो स्कैन करता है OMR। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया। कई बार आपको एग्जाम में देखा होगा कि DRDO की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित नहीं किया गया, इनमें से कौन सा विकसित नहीं किया गया है? एंट्रूथ, लिकोस्किन, नोकडुर्ना और एग्जिट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड, नोकडुर्ना। ये है, ये DRDO के द्वारा विकसित नहीं किया गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ कौन सा प्रिंटर है वो प्रिंटिंग के लिए ड्राई इंक यानी सूखी स्याही का उपयोग करता है? डेजी व्हील प्रिंटर, लिंक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लेजर प्रिंटर है। ER आएगा यहाँ पे, अलेसियर ये, और ये लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। तो अगर लेजर प्रिंटर की बात करें तो ये लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो प्रिंटर होते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं, जो कि प्रिंटर है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इनका नीचे डिवाइडेशन होता है, जैसे जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें करैक्टर प्रिंटर भी आ जाता है, लाइन प्रिंटर भी आ जाता है, फिर करैक्टर में भी DMP आ जाता है, डेजी व्हील आता है, लाइन प्रिंटर में बैंड आ जाता है, चैन आ जाता है, ड्रम प्रिंटर आ जाता है। तो ये मैं आगे धीरे धीरे आपको, एक बार में आपको सारा समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे धीरे धीरे मैं आपको सारे के सारे याद करवा दूंगी। फिर नॉन प्रिंटर में बात कर ले तो नॉन प्रिंटर में जो पेज प्रिंटर आते हैं वो आ जाते हैं। फिर इनमें जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सारे नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं। तो ये जो प्रिंटर होते हैं ये प्रिंटिंग पेज इंक प्रिंट हेड के टकराव से नहीं हो पाती। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, और ये कंप्यूटर सिस्टम में 1970 से यूज में लिया जा रहा है, और सबसे, अगर आज की बात करें, करंट की बात करें, तो सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर ही है। ये इसमें जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी उच्च होती है, जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है काफ़ी उच्च होती है। और ये लेजर प्रिंटर हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर होता है, यानी इससे बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग है वो की जा सकती है एक साथ, और इसकी जो स्पीड होती है वो भी हाई ही होती है। तो ये सारी चीज़ें लेजर प्रिंटर के बारे में धीरे धीरे मैं आपको सारे के सारे प्रिंटर है वो याद करवा दूंगी, उनकी क्या क्या है वो कमियां होती है, किस किस कंप्यूटर के किस किस की है वो इनकी विशेषता होती है, वो सारे के सारे मैं आपको धीरे धीरे याद करवा दूंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? CPU स्पेसिफिकेशन, रैम, HDD स्पेसिफिकेशन और ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी है वो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, एक कण जिसकी कम से कम विमा है वो 10 की पावर -7, ये पावर में है, 10 की पावर -7 मीटर से कम हो सकता है, यानी जो 10 की पावर -7 मीटर से कम होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, नैनो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नैनो पार्टिकल। जो नैनो कण होते हैं वो 1 से 10 नैनोमीटर तक के आकार रखने वाले कण होते हैं, 10 से नैनोमीटर तक का आकार रखने वाले होते हैं। अगर बात करें कि 1 नैनोमीटर होते हैं वो किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपको जो याद करनी होगी, क्योंकि इनमें भी इकाई पूछ ली जाती है। तो जो इसने बोला है कि 10 की पावर -7 मीटर से कम हो कहलाता है, तो ये नैनो पार्टिकल कहलाता है, और 1 नैनो पार्टिकल है वो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? विंडोज 8.1, मैक OS, लिनक्स और यूनिक्स। तो हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, विंडोज 8.1 नहीं, मैक OS नहीं, लाइनिक्स भी नहीं, यूनिक्स है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ है, ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए और टर्नर सिंड्रोम के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम है उसमें 21 जो वहाँ गुणसूत्र होता है उसकी त्रिगुण सूत्रता होती है, यानी जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र होता है जो कि ये आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार हो जाता है। तो ट्राइसोमी क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतीक से के कारण है वो 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी होती है डाउन सिंड्रोम के लिए। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम जो कि 13वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि होने के लिए यानी ट्राइसोमी होने के लिए है वो ये सिंड्रोम है हो जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। विंडोज एक्सपी है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप। आप एक चीज रखिए, जो ऐप होते हैं ना, ऐप होते हैं वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उससे आपको एकदम से उस पर ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये राइट होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? ये आपके RAS प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। तो पहले ऑप्शन की बात करें कि ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज या फिर 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्र जाल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी बात इसकी सही है। अगले ऑप्शन देखें कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे 2 उपकरणों के बीच जब सूचना प्रेषित की जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक होता है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक नहीं है। ये गलत है। इस संदर्भ में दोनों कथन 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवर्ती पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई ये करता है, और ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल के लिए प्रयुक्त होता है। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन फोर्थ है, ये फर्स्ट और 2 दिया हुआ है, यही है। बस बात ये देखनी है कि हमारे जो RS प्री है उसमें ऐसा क्वेश्चन आया, तो एक बार हम ये इतना क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, पहले तो सीधे स्किप कर देते हैं कि बाद में देखेंगे चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। लेकिन हम अगर ब्लूटूथ और वाईफाई की बात करें तो आपको दोनों देखना है कि दोनों ये बेहतर संचार के माध्यम है, बेहतर संचार के माध्यम है। कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए ज्यादातर तो ब्लूटूथ का यूज करते हैं अपन लोग, लेकिन वाईफाई का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो कंप्यूटर के राउटर्स होते हैं, कंप्यूटर के राउटर्स होते हैं या फिर इंटरनेट गेटवे को जोड़ने में अधिक यूज लिया जाता है वाईफाई का। दोनों ये ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवर्ती पट प्रयुक्त करता है और ये 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज यूज करता है, और ये इसका जो सेकंड दिया हुआ है ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट है वो 30 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट करवा दिए हैं आपके कंप्यूटर के और आपके जर्नल साइंस के। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ है इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों को अच्छे से इन एग्जाम्स की तैयारी हो पाए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में नए मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।